Hello everyone. Last time we have discussed about drug designing 1 and in this we have studied about history of the drugs. So today we will continue this topic. We have discussed that about 5100 years ago two of the medicines were known by Chinese people, and these were roots of Dicroa febrifuge used for fever, and second is Ephedra sinica used as heart stimulant. Clear? And in 3rd century Theophrastus mentioned about opium poppy juice, which was used as analgesic. And what opium poppy juice contains? It actually contains morphine, which is actually analgesic property, which has analgesic properties, and second it contains codeine, which has the properties of cough suppressant. Now actually a lot of time ago silver miners also uses coca leaves. Coca leaves actually contains cocaine. Cocaine, we also know about cocaine today also. So silver miners uses coca leaves that contains cocaine as stimulant. Stimulant is what, जैसे कोका लीव्स में क्या चीज़ है, कोकेन. और कोकेन किस लिए यूज़ होती है? स्टिमुलेट करने के लिए. स्टिमुलेट मीन्स जो हमारा ब्रेन है, एक्चुअली ब्रेन में 3 टाइप का सिस्टम है. ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसी तरह पीएनएस, एंड थर्ड इज सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए सिल्वर माइनर्स क्या चीज़ यूज़ करते थे? दे यूज्ड कोका लीव्स विच एक्चुअली कंटेन्स कोकेन. एंड एंशियंट हिंदूज, जो पुराने टाइम में हिंदूज थे, वो भी एक इसी तरीके से प्लांट प्रोडक्ट यूज़ किया करते थे फॉर ट्रीटिंग इंसोमनिया. इंसोमनिया इज़ व्हाट? जो नींद की कमी. नींद की कमी को क्या बोलते हैं? इंसोमनिया. तो इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए या हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हिंदूज जो थे वो क्या यूज़ करते थे? रूट्स ऑफ रा वॉल्फिया सर्पेंटिना. एज द नेम सर्पेंटिना, अगर हम इसे याद रख सकते हैं, सर्पगंधा. दिस इज अ प्लांट whose name is Sarpagandha. Clear? So roots of this Rawolfia serpentina plant was used for insomnia treatment and also for the use of for the treatment of hypertension. Okay? And next is Europeans and South American Indians also used the extract of bark of cinchona trees. यूरोपियंस और जो साउथ अमेरिकन इंडियंस थे वो भी एक प्लांट ट्रीज़ का यूज़ करते थे. और कौन से प्लांट का यूज़ करते थे? वो एक्चुअली सिंकोना ट्री का यूज़ करते थे. इसकी बार्क का एक्सट्रैक्ट बना लेते थे. वो बार्क को कूट के पीस के उसके बाद उसका एक कोई गाढ़ा सा लिक्विड बना लिया और वो इस लिक्विड को यूज़ करते थे. किस लिए यूज़ करते थे? फॉर ट्रीटिंग चिल्स एंड फीवर्स. और वो फीवर भी कौन सा था? एक्चुअल में वो मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए सिंकोना यूज़ होता है. और आज हमें पता है सबको, अगर हम मलेरिया के ट्रीटमेंट की बात करें तो मलेरिया के लिए क्विनीन दी जाती है. ठीक है? तो एक्चुअल में सिंकोना ट्री का ही जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट वाज क्विनीन. एंड नाउ वी ऑल नो क्विनीन इज यूज्ड एज एंटी मलेरियल एजेंट. क्लियर? तो सिंकोना इज द ट्री विच कंटेन्स quinine and used for malaria. Clear? So we can say that since ancient times the people of the world using a wide range of natural products as medicines. ठीक है? बहुत टाइम पहले से ही जो लोग हैं वो डिफरेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन की तरह. बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि जो वो ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, कई बार कुछ प्रोडक्ट्स जो थे नेचुरल प्रोडक्ट्स, दे ऑल्सो क्रिएट टॉक्सिसिटी. बट इनका यूज़ और मिसयूज़ एक लोकल एरिया में ही था. जैसे मान लो जो इंडियंस थे वो एक पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में ज़्यादा जानते थे, चाइनीज़ एक अलग उसके बारे में जानते थे, अमेरिकन किसी और नेचुरल प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा अवेयर थे. तो ये चीज़ें इधर उधर डिफरेंट वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं थी. ठीक है? तो यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स वॉज नॉट रेडिली अवेलेबल until 15th century. Why these were not available until 15th century? Because up to that time no printing press was there. No information can be spreaded through across the country, across the world. क्लियर? तो वर्ल्ड तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी उस टाइम तक. क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिंटिंग मीडिया भी नहीं था. जैसे आज हमारे पास सोशल मीडिया है,
हम कोई चीज़ आती है हमारे पास, कहीं क्या हो रहा है, हम सडनली सोशल मीडिया पे हमारे पास आ जाता है और हम चेकआउट कर सकते हैं उस चीज़ को. बट एट दैट टाइम देर वॉज नो सोशल मीडिया एंड इनफैक्ट देर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस ऑन. क्लियर. बट इसके बाद क्या चीज़ थी, 15th सेंचुरी के बाद जो यूज़ और मिस यूज़ था मेडिसिन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. मतलब यूज़ तो होने ही लगा मेडिसिन का, जो उसके यूजेस थे, उसके बाद उन मेडिसिन का मिस यूज़ भी होना स्टार्ट हो गया. जैसे सबसे पहले जो एक मिस यूज़ फाइंड आउट किया गया था, दैट वाज ऑफ टार्टार एमेटिक मेडिसिन. टार्टार एमेटिक मेडिसिन क्या चीज़ है, दिस इज़ एंटीमनी पोटेशियम टार्टार. ये बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ होने लग गया था, बहुत ज़्यादा. तो उसके बाद क्या किया, पेरिस पार्लियामेंट ने इस मेडिसिन को फाइनली बैन कर दिया. तो दिस वाज द फर्स्ट एवर ड्रग विच वाज बैंड. क्लियर. तो पहली जो बैन होने वाली ड्रग थी दैट वाज टार्टार एमेटिक. कोई भी ड्रग को, जैसे हम सोचते हैं कि कुछ टाइम पहले तक मार्केट में एक ड्रग आ रही थी, उसके बाद वो आनी बंद हो गई, तो वो एक्चुअल में लॉन्ग टाइम में अगर कोई मेडिसिन नहीं आ रही तो उसका रीज़न क्या है कि उसका कोई मिसयूज स्टार्ट हो गया है. दैट्स वाई दैट पर्टिकुलर ड्रग वॉज बैंड. जैसे आजकल हम सब जानते हैं डीडीटी यूएस ने बहुत पहले ही बैन कर दी थी, अभी इंडिया में भी इसे बैन कर दिया गया है शायद. और बैन करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ऑल्दो इट वाज जो हम इसमें एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे थे कि जो हम जो इंसेक्ट्स है छोटे छोटे वो इससे मर जाते थे, किल करने के लिए उनको यूज़ करते थे. बट प्रॉब्लम कहाँ थी कि इसका डिग्रेडेशन, जो बायोडिग्रेडेशन है, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. तो धीरे धीरे हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स मिलने लगे. इनफैक्ट इसका इतना ज़्यादा ड्रॉबैक मिला कि जो बर्ड्स के एग थे वो भी हैचिंग नहीं हो रही थी उनकी भी. तो एक टाइम के बाद जब इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया तो डीडीटी को भी बैन कर दिया गया. जैसे ही कोई भी ड्रग अपना मिस यूज़ दिखाना शुरू करती है या हम उसका मिस यूज़ करने लग जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स दिखाना शुरू करती है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है एंड फाइनली द ड्रग वाज बैंड. क्लियर. सो नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ सच रेमेडीज़. जो अब ड्रग्स का जो पॉपुलैरिटी थी वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और ये एक हाइट तक पहुंच गई. कब, जब तक 17th सेंचुरी आई. 17th सेंचुरी तक भी लोग नेचुरल रेमेडीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. ठीक है. बट इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे 19th सेंचुरी आई तो लोगों ने प्लांट का जो एक्सट्रैक्टेड मटेरियल था उसको यूज़ करना शुरू कर दिया ज़्यादा और वो ये फेमस ज़्यादा हो गया. ठीक है. इन अर्ली 19th सेंचुरी use of extracted pure substances from plant material become famous. बट अब प्रॉब्लम कहाँ थी, एक्सट्रैक्ट करके. एक तो है कि हमने सीधा, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि अदरक इस चीज़ में यूटिलाइज हो सकती है, लेट से कफ को ख़त्म करने में हम अदरक को यूज़ कर रहे हैं. एक तो है कि मैं अदरक ही खा लूँ, एक मैंने अदरक को पीसा, उसका कोई काढ़ा बनाया, उसमें से जो उसका एक्सट्रैक्ट निकला हमने वो कंज्यूम किया. अब क्या, कुछ प्लांट मटेरियल में से उसका एक्सट्रैक्ट निकालना इजी है प्योर सब्सटेंस को, बट हर प्लांट मटेरियल में से उस एक्सट्रैक्ट को निकालना, पर्टिकुलर कंपाउंड को आइसोलेट करना इतना इजी नहीं था. और अगर वो इजी था, हमने उस चीज़ को आइसोलेट कर भी लिया, तो क्या वो पर्टिकुलर कंपाउंड सेटिस्फैक्ट्रीली हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं एज ए ड्रग. क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो टॉक्सिक भी थी. टॉक्सिक हमेशा ये नहीं है कि वो पॉइजन ही हो, जहर हो. टॉक्सिसिटी मीन्स अगर वो हमारे को बॉडी में टॉक्सिन्स बना रही हैं, कोई भी टाइप की छोटी मोटी प्रॉब्लम कर रही है. जैसे कई बार हम कुछ ड्रग्स लेते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, या तो वो गर्मी ज़्यादा कर जाती है, छाले हो जाते हैं मुंह में, अल्सर क्रिएट करता है, तो उस तरीके से वो उसके क्या है, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं. ठीक है. तो ये कह रहा है कि बट ओनली फ्यू ऑफ द कंपाउंड्स आइसोलेटेड एंड प्रूव्ड टू बी सेटिस्फैक्ट्री. सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स थे जिनको आइसोलेट किया गया और वो सेटिस्फैक्ट्री भी प्रूव हुए. सेटिस्फैक्ट्री एज थेरेपेटिक एजेंट्स. थेरेपेटिक एजेंट्स हमने पहले भी पढ़ा, जो थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को क्योर करने के लिए. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ही आइसोलेट हुए और जो आइसोलेट हुए वो उनमें से भी कुछ ही थे जो एज ए थेरेपेटिक एजेंट यूज़ हो सकते थे. बट उनमें से मेजॉरिटी में क्या चीज़ थी, मेजॉरिटी ऑफ देम वर फाउंड टू बी टॉक्सिक. तो अब हमारा अगला चैलेंज क्या था, क्योंकि हम पहला था कि हम प्लांट रेमेडीज़ पे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स पे. तो अब हम प्लांट्स को कट करते हैं और उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है. बट एज द
टाइम गोज, जनरेशन जो पॉपुलेशन ऑल्सो एक्सप्लोड्स, पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. तो उस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए वी नीड सम more medicines. So we can't always remain dependent on the plants only. क्लियर. तो हमें क्या चाहिए कि हम उस मेडिसिन को लैब में भी सिंथेसाइज कर सकें. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, हम वही मेडिसिन जो आइसोलेट कर ली और उसका एज ए थेरेपेटिक एजेंट हम उसको इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर पा रहे, उसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, हमें क्या करना है, उसी चीज़ से मिलता जुलता हम एक नया स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं. मतलब अब हमारे को ये तो पता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग, जैसे अदरक, मान लो हम अदरक पूरी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदा तो कर रही है, बट साथ के साथ लिटिल उसका टॉक्सिसिटी इफेक्ट है. तो मुझे क्या है, मुझे अदरक के उस केमिकल का तो पता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो मैं उस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस ला के उसको लेस टॉक्सिक बनाने की कोशिश करूँगी. क्लियर. सो टू फाइंड लेस टॉक्सिक मेडिसिन बेस्ड ऑन नेचुरल सोर्सेज पे बेस करते हैं और हम क्या करते हैं, लेस टॉक्सिक मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं. क्लियर. एंड दिस रिजल्टेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सब्सटेंसेस. और इसके बाद से सडनली क्या चेंज आया कि हम पहली बार सिंथेटिक सब्सटेंसेस की तरफ मूव हुए कि अब हम कोई सिंथेटिक सब्सटेंस बना सकें विच कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन और ड्रग्स. ठीक है. एंड हाउ व्हेन दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, दिस अकर्स इन लेट 19th सेंचुरी. क्लियर. सो सिंथेटिक सब्सटेंसेस का डेवलपमेंट हुआ कब, 19th सेंचुरी में. और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गया था उस टाइम पे कि अब हम नेचुरल सब्सटेंसेस बेस्ड क्या कर सकते हैं, ये सिंथेटिक ड्रग्स बना सकते हैं. क्लियर. एंड जो ड्रग्स हम डेवलप कर रहे थे वो एक्चुअल में किस चीज़ पे डिपेंड करती थी, वही चीज़ जो भी मैंने बताई कि अब मैं कोई भी नया कंपाउंड ले आऊँ, अचानक से हमने एक नई मेडिसिन डेवलप की और मैं कहूँ कि हम इसको एज ए मेडिसिन यूज़ कर लें, इसका ये इफ़ेक्ट है, तो हम उस पर इतना रिलाय नहीं कर सकते. जैसे अभी हम बात करें हमारे इसी प्रेजेंट टाइम की, कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, तो अभी डिफरेंट कंट्रीज़ ये क्लेम कर रही है कि हमने कोरोना की मेडिसिन डेवलप कर लिया है, हमने कर लिया, हर कंट्री ने ऑलमोस्ट ये क्लेम किया है, बट नो ड्रग वाज एक्चुअली फाउंड सक्सेसफुल इन क्यूरिंग कोरोना. तो असल में क्या चीज़ है, हमारे पास उसका कोई नोन, कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिसको हमने पहले से पता हो कि इससे मिलता जुलता हम बना लें तो हम इस कोरोना के वायरस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. हम लीड किसको लेके चल रहे हैं, तो जो ये कंपाउंड होता है एक्चुअल में, जैसे मान लो मुझे पता चल जाए कि अगर मैं, लेट्स से हमारे पास एक ए कंपाउंड है और मैंने कह दिया कि ए से मिलता, ए तो नहीं एक्ट कर रहा, बट अगर ए कुछ एक्ट कर रहा है कोरोना वायरस पे, तो अब मेरा डेवलपमेंट किस तरह प्रोसीड करेगा, वो हम क्या प्रोसीड करेंगे, हम ए से मिलता जुलता ही कोई नया केमिकल बनाएंगे. तो इसका मतलब ए क्या था मेरे लिए, एक स्टैंडर्ड केमिकल था. ए वॉज अ लीडिंग कंपाउंड था वो, जिसको लेके मैंने अपनी आगे जिसको मैं लीड मान के आगे चली. समझ आ गया. तो इनको हम क्या बोलते हैं, फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड. जैसे ए है वो एक्टिव है कोरोना वायरस के लिए मान लो, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ है, दैट इज फार्मेकोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड. और इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, लीड का. और इसी को के स्ट्रक्चर को हम ध्यान में रखते हुए आगे क्या कर लेते हैं, फर्दर मेडिसिन या ड्रग्स की डेवलपमेंट करते हैं. क्लियर. और इसके बाद जो ड्रग्स बनती है, डेवलप होती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एनालॉग्स. क्लियर. एनालॉग्स. और जो फर्स्ट रैशनल डेवलपमेंट कोई किसी सिंथेटिक ड्रग का अगर हुआ था तो वो the first rational development was done by Paul Ehrlich and Sekiro Hata. These were the two scientists who first of all was successful in developing synthetic drugs. They produced arsphenamine in 1910. 1910 में फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई सिंथेटिक ड्रग का डेवलपमेंट हुआ था. एंड ड्यू टू दिस डेवलपमेंट पोल एलरिच was known as father of modern chemotherapy. आज जो हमारे पास कीमोथेरेपी है उसका जो हम फादर क्रेडिट देते हैं, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू पोल एलरिक. ऑल्दो एंशियंट जो कीमोथेरेपी थी उसका क्रेडिट हम डिफरेंट साइंटिस्ट को देते हैं, बट टुडे जो मॉडर्न कीमोथेरेपी हम यूज़ कर रहे हैं जो सिंथेटिक ड्रग्स पे बेस्ड है, उसका क्रेडिट किसको जाता है, पोल एलरिक को. अब हम बात करते हैं, इन्होंने इस ड्रग, कोई जो नई ड्रग बनाई आर्सफेनामिन,
कितनी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और उसके बाद फाइनली ही बिकम सक्सेसफुल इन डेवलपिंग आर फिनामिन. क्लियर? सो एल्रिक was actually studying selective toxicity of drugs. Selective toxicity का मतलब क्या है कि हम एक साथ ड्रग के दो अलग अलग एक साथ दो अलग अलग एस्पेक्ट्स चेक कर रहे हैं. जैसे हमने ये देखा कि जो ड्रग्स हैं उनका बेनिफिशियल इफेक्ट भी है और उनका टॉक्सिक इफेक्ट भी है. तो ये इस चीज़ को हमने एक साथ स्टडी करने को क्या कहते हैं? दिस इज टुगेदर नोन एज सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स. क्लियर? So what he did actually in lab, he applied some dye. उसने एक डाई को यूज़ किया, डाई which was used as staining for some cloth और some कोई भी चीज़ को स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट आर डाइज. कोई भी फैब्रिक को, किसी भी मटेरियल को, चाहे वुडन को हम कर रहे हैं, दैट ऑल आर डाइज. जो कलर इम्पार्टिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम डाई बोलते हैं. क्लियर? तो एल्रिक भी एक्चुअली एक डाई यूज़ किया एल्रिक ने, and on which he applied this dye. He used this dye on some microorganisms, and when he applied dye on microorganism, what he find? That some of the microorganisms died and they stained. मतलब वो डेड भी हो गए और उनमें हमें स्टेन भी मिला. मतलब लेट्स से मैंने रेड कलर का कलर यूज़ किया, अभी रेड कलर के जैसे मैंने डाई डाली तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेड कलर के भी हो गए और उनकी डेथ भी हो गई. बट दूसरी तरफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे, ना तो उनके ऊपर रेड कलर आया, ना ही वो स्टेन हुए और ना ही उनकी डेथ हुई. क्लियर? तो इससे एल्रिक को एक आइडिया आया. दिस गिव्स एक्चुअली सम आइडिया दैट डाइज स्टिक टू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि डाइज कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे स्टिक कर सकती हैं. और डाइज एक्चुअल में स्टिक कहाँ करती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो है, उसके सराउंडिंग में एक्चुअल में एक सेल वॉल होती है. जो डाई है उस सेल वॉल पे जाके रिएक्ट कर जाती है और उसको कलर इम्पार्ट कर देती है. तो एल्रिक ने क्या चीज़ सोची कि डाइज जो हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल पे स्टिक कर रही हैं, बट दूसरे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल वॉल्स पे डाई नहीं स्टिक कर पा रही. क्लियर? तो जो उसने डाई एक्चुअल में स्टडी की थी, फर्स्ट डाई ही स्टडीड वाज एक्चुअली मिथाइलिन ब्लू. मिथाइलिन ब्लू आपने सबने सुना है, हम लैब में एज ए इंडिकेटर भी इसे यूज़ करते हैं. तो दिस वाज इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़. ये जो डाई थी इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो दिस वाज फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज एंड द डिजीज वाज ट्रिपेनोसोमियासिस. ट्रिपेनोसोमियासिस इज एक्चुअली स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस, नींद बहुत ज़्यादा आती है और एक्चुअली में ये एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है. प्रोटोजोआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज एंड द प्रोटोजोआ that is responsible for this is trypanosoma. ट्रिपेनोसोमा, जैसे ये है ट्रिपेनोसोमियासिस, सो ट्रिपेनोसोमा, this is the protozoa which is responsible for this disease, trypanosomiasis, and this is the structure of methylene blue. Here you see that there are nitrogens, excess of nitrogens. So earlier the dyes which was effective against some disease treatment that contains nitrogen. Clear? This is the structure of methylene blue, first dye which was studied by Ehrlich. And next dye he studied was trypan red. Trypan red, and you see, just see that this dye also contains nitrogen. Lot of nitrogen are there in trypan red also, and this was also found to be effective against trypanosomiasis. Clear? तो अब क्या था ये, अब देखो दोनों ही जो मेडिसिन हैं, दोनों ही डाइज जो हैं एक्चुअल में इफेक्टिव हैं, बट दोनों ही कहीं ना कहीं क्या चीज़ है, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं. क्लियर? तो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही हैं, बट अब देखो एक चीज़ है, टॉक्सिसिटी दो चीज़ें हैं. अब देखो हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे मैं बात करूं अगर स्नेक वेनम की, स्नेक के पॉइजन की, जब स्नेक काट लेता है तो एक पॉइजन है उसके ग्लैंड्स में, पैरोटिड ग्लैंड्स होती हैं स्नेक के टीथ में, तो वो एक्चुअल में एकदम से कुछ जूस सा रिलीज़ कर देता है, तो दैट इज़ एक्चुअली स्नेक वेनम, जो जहर है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है. तो अब देखो वो टॉक्सिक ज़रूर है बट उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है. तो अब क्या चीज़ है कि अब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ह्यूमन बीइंग को
अगर कोई डिजीज़ है, मान लो वो उस डिजीज़ को ठीक कर सकता है, तो मैं स्नेक का वेनम का इंजेक्शन उसको लगा दूंगी, बिकॉज वो डिजीज़ भले ठीक हो जाए बट दैट पर्टिकुलर स्नेक वेनम इज़ डेंजरस टू ह्यूमन, दैट इज़ टॉक्सिक टू ह्यूमन, पॉइजनस है वो। तो हमें जो ड्रग डेवलप करनी होती है, ड्रग जो हमें यूज़ करनी है, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही टॉक्सिक होनी चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो ये जो दो डाइज थी ये इफेक्टिव तो थी, बट वी नीड सम मोर टॉक्सिक, सम मोर इफेक्टिव कंपाउंड अगेंस्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो एरलिक ने क्या किया, इन्हीं के स्ट्रक्चर्स में थोड़ा और चेंजेस लाया। तो इसने जो चेंजेस लाया वो चेंजेस क्या लाया, ही रिप्लेस्ड दीज नाइट्रोजन्स, जो नाइट्रोजन्स थे उसने उसको रिप्लेस कर दिया। एल्रिक रिप्लेस्ड दीज नाइट्रोजन्स विद आर्सेनिक, and arsenic was more toxic, clear, and made a more selectively toxic drug. Clear? किस चीज़ से रिप्लेस किया, he replaced nitrogen with arsenic, and this is the structure of आर्सफिनामिन। यहाँ देखो नाइट्रोजन तो है बट यहाँ पे अब उसने आर्सेनिक भी इम्पार्ट कर दिया, तो आर्सेनिक के आने से ये ड्रग क्या बन गई, और ज़्यादा इफेक्टिव बन गई। ठीक है, इफेक्टिव हो गई, टॉक्सिक भी है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बट एट द सेम टाइम दिस ड्रग ऑल्सो क्रिएट्स टॉक्सिसिटी इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका मतलब ये इतनी अच्छी ड्रग नहीं है हमारे लिए, बट दिस वॉज द फर्स्ट ड्रग विच वॉज डेवलप्ड। क्लियर? एंड हु डेवलप्ड दिस, एल्रिक एंड हाटा। क्लियर? So Elric synthesized many compounds. Many compounds, actually before this compound, Elric synthesized 605 compounds in his lab, and none of the compounds were effective as drug. 605 केमिकल्स उसने लैब में बनाए, और मतलब उसने नाइट्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश की, कभी कहीं लगाया कभी कहीं लगाया आर्सेनिक, बट कोई भी कंपाउंड में एज अ ड्रग मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं थी। बट आफ्टर 605 अनसक्सेसफुल के बाद, फेलियर के बाद, उसने जो 606 मेडिसिन बनाई, 606वें नंबर पे जो मेडिसिन डेवलप की, दैट वाज फाउंड टू बी वेरी सक्सेसफुल ड्रग फॉर सिफिलिस, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, एंड दिस वाज नेम्ड आर्सफिनामिन। और इसका एक और नाम भी है, सेल वार्सोन 606। इसीलिए 606 है बिकॉज ये लैब में सिंथेसाइज की गई, और ये 606वीं ड्रग थी जो उन्होंने लैब में बनाई। इससे पहले की जितनी भी ड्रग थी कोई भी इफेक्टिव नहीं हो पाई थी। एक्चुअली देवर नो ड्रग्स, देवर ओनली कंपाउंड्स। वो ड्रग होती अगर वो इफेक्टिव होती, बट नन ऑफ देम वाज फाउंड टू बी इफेक्टिव। Clear? So arsphinamin was the first drug developed in lab, and found successful also as a drug. And who developed this? Elric developed this drug. Clear? But later on, due to its toxic nature, it was replaced by penicillin. Clear? So next topic we will discuss in next lecture. Thank you.